कमलजीत कौर जी, हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धूमन सिंह किरमत जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद धर्मपाल चौधरी जी, रजवंत कौर जी, हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार वीरेंद्र पाल जी, डॉक्टर शालिनी जी, डॉक्टर मंजुला चौधरी जी, मंच पे विराजमान डॉक्टर प्रीति जैन जी, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे शिक्षकगण, हमारी महिला प्रोफेसर, हमारी महिला डॉक्टर्स, हमारी महिला एडवोकेट्स, हमारी महिला बुद्धिजीवी और सभी हमारे आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बेटियां यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम के आयोजन पर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है, ये सेमिनार जो आज रखा गया है कि अगर नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है, ये सेमिनार उस पवित्र भूमि पर रखा गया है जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। और ये वो पवित्र संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊपर महाभारत के समय वो दिया, महाभारत के समय दिया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा युद्ध हुआ। कई बड़े बड़े लोग चले गए। वो युद्ध क्यों हुआ, इसके ऊपर भी हमें विचार जानते हैं, सोचते हैं कि जब नारी का अपमान हुआ, नारी का जब अपमान हुआ तो इसी भूमि पर वो महाभारत का युद्ध हुआ। और आज हम नारी शक्ति, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विचार करने के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं। बहनों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। आज फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। यह वह समय है
जब संसद के अधिकारों के लिए आवाज उठाना हम सब के लिए ये जरूरी है। जिस प्रकार से संसद में महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं, वो लाजवाब है। आप देख रहे हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, पूरे देश के अंदर गुजरात की आवा हवा वो चमकी है, पूरे देश के अंदर चमकी है। एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, उदाहरण देते थे कि गुजरात में ये हो रहा है, इसको यहां लागू किया जाए, गुजरात में वो हो रहा है, उसको यहां लागू किया जाए। आज अगर हम जब देखते हैं 11.5 साल एक प्रधान सेवक के रूप में भारत की जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, इस छोटे से कार्यकाल में भारत का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जब उन्होंने एक संकल्प लिया था विकसित भारत 2047, जब उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया तो उन्होंने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम विकसित भारत की कल्पना तब कर सकते हैं जब हम इन 4 स्तंभों के ऊपर काम करें, उनको मजबूत करें, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। वो 4 स्तंभ थे, उनमें सबसे पहला जो स्तंभ था वो महिला था। प्रधानमंत्री जी ने महिला का जिक्र किया कि हमने महिलाओं को सशक्त करना है, मजबूत करना है, तभी हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा किसान को मजबूत करना है। अगर हम किसान को मजबूत नहीं कर पाए तो विकसित भारत नहीं खड़ा होगा। किसान को मजबूत करना, विकसित भारत को मजबूत आगे बढ़ाना। तीसरा उन्होंने कहा इस देश के युवाओं को, उनको सशक्त करना, रोजगार के साधन खड़े करना। गवर्नमेंट सेक्टर्स की अलग बात होती है, प्राइवेट सेक्टर्स के भी अंदर कई प्रकार के ऐसे काम खड़े हों कि हमारा युवा वो रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। कि युवाओं को हमने सशक्त और मजबूत करना है, तभी यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। चौथा स्तंभ उन्होंने कहा कि गरीब को सशक्त करना, गरीब को मजबूत करना, गरीबी रेखा से बाहर निकालना, यह हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब हम इन 4 स्तंभों पे काम करेंगे तो यह विकसित भारत बनेगा। मुझे खुशी है हमारी बहनें इतनी संख्या में बैठी हैं। आप लोग अगर ध्यान करेंगे 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि से पानीपत की ये 23 जनवरी
2015 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस पवित्र भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। जब उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया, इस आह्वान किया, तो हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना, कहीं और भी चुन सकते थे। परंतु जब उसके पीछे हम गए तो हमने देखा कि हरियाणा के अंदर जो लिंगानुपात था वो 1000 के पीछे लगभग 837-38 था, और उसके ऊपर क्योंकि यहां इस प्रकार का एक वातावरण था, बेटी अगर घर में आती थी तो दुखी हो जाते थे। क्यों दुखी होते थे पता नहीं, एक ऐसी मनस्थिति बनी हुई थी। गर्भ में मार दिया जाता था। परंतु उस कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से दिया, और मुझे खुशी है आज कि आज उसके अंदर एक बड़ा सुधार 11.5 वर्षों के अंदर हुआ है। आज कई पंचायतें तो ऐसी हैं जहां पर 1000 बेटे से 1000 ज्यादा बेटियां हैं। ये इतना बड़ा सुधार उसके अंदर आया। आज लगभग 1000 बेटों के पीछे 973 बेटियां आज हैं। उस कुरीति को समाप्त किया है। मैं एक बात बोलता हूं कि मोदी जी ने जो अभियान दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उन्होंने उसी दिन उस मंच से कहा था कि बेटियां किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बेटियां आत्मनिर्भर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी के इस शब्द से लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। समाज में एक जागरूकता ही है। आज आप देख रहे हैं बेटियां हमारी हर जगह इन 11-11.5 वर्षों के अंदर कोई भी स्थान होगा वो तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी। ये 11-11.5 वर्षों में देखने को मिला। आज अगर आर्मी के अंदर कमीशन की बात करें तो हमारी बेटी हमारी सुरक्षा के लिए खड़ी है। आज अगर किसी के जीवन बचाने की बात हो, हमारी बेटियां डॉक्टर बन करके उसको जीवन बचाने का काम कर रही है। आज अगर हम देखें किसी को न्याय नहीं मिल रहा, एडवोकेट के रूप में न्याय दिलवाने का काम भी हमारी बेटियां कर रही हैं। आज भारत सशक्त और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी। जब इतनी बड़ी कुरीति थी, मैं अभी मंच से विचार कर रहा था, सोच रहा था, आज मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनका बड़ा आशीर्वाद उनका हरियाणा प्रदेश को एक दिशा देने में तो रहा है, परंतु उन्होंने समाज के ऐसे बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है जो कल्पना से परे है, सोच भी नहीं सकते। ऐसा काम उन्होंने किया है। और मुझे आज आप लोगों के बीच में बताते हुए सबसे पहले जो काम मनोहर लाल जी ने किया, मैंने कहा है अभी कि बेटियां सेकंड प्रायोरिटी पे रहती थी परिवार के अंदर,
मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, आज सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं है। अगर परिवार में बेटा है, मैं ये सोच रहा था मंच से बैठा हुआ कि अगर परिवार में बेटा है और सिफारिश से नौकरी लगनी है, तो अगर हमारी बेटी ने अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की है तो सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी में बेटा आ जाएगा। कहीं ना कहीं अधिकार दबता था बेटियों का। और आज मुझे खुशी है बताते हुए, जब इस सिस्टम को बदला कि सिफारिश नहीं चलेगी, ना किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री की पर्ची आएगी, किसी का नहीं आएगा। जो बच्चा अपना टेस्ट क्लियर करेगा वो आ जाएगा। मुझे आज खुशी है, आज किसी भी विभाग के अंदर हम देखते हैं हमारी बेटियां नंबर 1 के ऊपर वो आती है। ये एक बड़ा अधिकार आप लोगों को मिला है। ये उस कृति को समाप्त किया है, आपको अवसर दिया है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप सेकंड प्रायोरिटी पे थे, आज फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाने का काम ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने किस प्रकार से मजबूत किया है, मुझे खुशी है बताते हुए। मैं भी कई कॉलेजों में गया हूं, बेटियों को पढ़ने के लिए भी नहीं बाहर भेजते थे, क्योंकि 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारा समाज का ताना बाना इस प्रकार का है। क्यों डरते थे कि बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इस कारण से परिवार बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजता था। इस बात को भी अगर किसी ने समझा तो मनोहर लाल जी ने समझा। मुझे खुशी है आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा का पूरा रोड मैप तैयार किया, क्योंकि मैं भी नजदीक से देख रहा था। पूरा रोड मैप तैयार किया और एक बात कही, हर 20 किलोमीटर के बाद बेटियों को एक राजकीय महाविद्यालय मिलेगा, यह बात कही। और देखते ही देखते हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा हो गया। कई कॉलेजों के 3-4 कॉलेजों के उद्घाटन के अवसर पर मैं भी गया, बेटियों से मेरी बात हुई। बेटियों ने जो दर्द बताया कि हमें परिवार के लोग बाहर नहीं भेजते थे, आज आपकी सरकार के कारण हमें पढ़ने का यहां अवसर मिला है, पढ़ने का अवसर मिला है। ये बड़ी बात है, एक मौका मिला है। बेटियों को अगर अवसर दिया जाए तो वो आसमान को छू जाती है। वो कम नहीं है, किसी से कम नहीं है। परंतु किस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को उस पवित्र संसद में कुचलने का काम किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को सशक्त करने का काम 2014 से कर रहे हैं, जिनका जिक्र भी किया गया है, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सशक्त किया गया है। मैं अभी स्वदेशी मेला पंचकुला के अंदर लगा, मैं पंचकुला में उसके समापन पे चला गया। मैं जब समापन पे स्वदेशी मेला में गया तो मैं स्टॉल्स के ऊपर घूम रहा था। मैं एक बहन को पूछ रहा था, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने स्टॉल लगाए हुए थे अपने अपने काम के, और वो मेला मेरे ख्याल 5 दिन 6 दिन चला। तो जब मैं उन बहनों को पूछ रहा था, मैं एक स्टॉल पे जा रहा था, मेरे को जो रिजल्ट निकल करके आया, जो एक स्टॉल के ऊपर मिनिमम इनकम बहन की हुई वो 4 लाख रुपए थी,
और जो मैक्सिमम हुई वो 45 लाख रुपए थी। मैं ये विचार कर रहा था, कई बहनों ने, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बात कर रही थी मेरे से। वो कह रही थी कि ये मेला जो लगा है, मुझे चिंता नहीं रही, मैं बिटिया की शादी कर दूंगी। कितनी दर्द भरी बात उसने कही है कि अब मुझे चिंता नहीं रही, मैं बिटिया की शादी कर दूंगी। ये सशक्तिकरण, ये मजबूत महिलाओं को सशक्त करना, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी वो लगे हुए हैं। मैंने कहा है, हर क्षेत्र के अंदर हमारी बेटियां आगे हैं। देखिए, बेटी घर में सबका खाना भी बनाती है, घर की सफाई भी करती है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का भी काम करती है। हमारी बेटी है, हमारी बेटी उसके बाद जहाज उड़ाने का काम भी करती है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज हम देख रहे हैं, ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मोदी जी ये चाहते थे, मोदी जी की ये सोच थी, उनका विजन था कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। और वो जब 2014 से लगातार हर एक एक स्टेप के ऊपर महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। 2023 में मैं लोकसभा का सदस्य था, इसी क्षेत्र से था, कुरुक्षेत्र से। 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल आया, हमने वोट दिया, पास हो गया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब जनगणना ये हुई थी, ये 1974 के आसपास हुई थी। 1976 में ये देश की जनगणना हुई थी, जो ये बड़ी डिलिमिटेशन होगी, जिसके अंदर सीटें बढ़ेंगी। उस समय देश की जो आबादी थी वो 54 करोड़ थी। और उस समय जब ये डिलिमिटेशन हुआ, ये 1976 की बात है, जब ये डिलिमिटेशन हुआ तो उस समय डिलिमिटेशन के अंदर 550 सीटें तय की गई। ये 1976 की बात है। और तब ये कहा गया कि ये डिलिमिटेशन अब दोबारा जनगणना होगी, मैम, ये 2026 में होगी। उस वक्त 54 करोड़ आबादी थी, 550 सीटें थी। आज 140 करोड़ आबादी है। तो ये सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? डिलिमिटेशन होगा या नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि 2029 का जो चुनाव है, इसी चुनाव के अंदर हम इस बिल को पास कर दें, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर ये सीटें बढ़ेंगी और उसमें महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा। वो भी लोकसभा और विधानसभा के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन देंगी, वो वहां पर उपस्थित होंगी, तो भारत के विकास में एक गति आएगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी। परंतु इस बिल को कई प्रकार के वहां बातें करी गई, कई प्रकार की बातें कही गई, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। कोई अगर बात भी कहे, किसी का कोई कुछ न कुछ तो मुद्दा, सारा उसको क्लियर भी कर दिया। लोकसभा के अंदर आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा, उनको बताया कि आपकी जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं को मैं दूर करता हूं। एक एक शंका को दूर किया। प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक बात कही कि अवसर है हमारे लिए कि हम महिलाओं को इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस बिल का समर्थन करें। प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कहा
कि मैं अपनी फोटो नहीं अखबार में छपवाऊंगा, तेरी छपवाऊंगा भी तेरे कारण हुआ ये। उसके बावजूद भी उस बिल को गिरने का काम ये विपक्षी दलों ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। मैंने इसलिए बुलाया एक दिन का विशेष सत्र भी चलो दिल्ली के अंदर विपक्षी दलों ने कुछ गलतियां कर दी हैं, परंतु हम उन गलतियों का यहां सुधार कर दें। मैंने एक दिन का सत्र बुलाया इस विषय को लेकर के कि हमारा पूरा हाउस हरियाणा का सभी विधायक मिलकर के एक रेजुलेशन पास करेंगे और दिल्ली भेज देंगे भी हमारी हरियाणा विधानसभा इस बिल के पक्ष में है, आप इसको लागू करिए, ये 33% का आरक्षण ये जरूरी है, आप इसको देने का काम करिए। मैंने इसलिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाया, कोई काम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, इसीलिए बुलाया भी चलो उन्होंने गलती की है, उस गलती का हम यहां सुधार करेंगे। परंतु वो उनते भी आगे निकले, अंदर भी नहीं गए, हाउस के अंदर भी नहीं आए। बीएसी की बैठक हुई, उसमें एजेंडे पर चर्चा हुई, एजेंडा बता दिया गया। विपक्षी दल के जो साथी थे वो उसके अंदर आए, वो कहने लगे, कहा जी हमारा एक हम रेजुलेशन लेकर के आ रहे हैं, गेहूं की खरीद को लेकर के उसके ऊपर चर्चा करनी है, आप स्वीकार कर लो। विधानसभा अध्यक्ष ने बोल दिया कि हम स्वीकार करते हैं। मैंने बोल दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम चर्चा करेंगे, अगर कोई कमी हो तो तब तो चर्चा ना करें। मैंने कहा इसको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लिया। अच्छी खासी चाय पी, बर्फी भी खाई, परंतु बाहरों बैठ गए, अंदर ही नहीं आए, बाहर ही बैठ गए। ऐसी स्थिति विपक्ष की है। क्यों अधिकार नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को? हम पूछना चाहते हैं। समय समय के ऊपर हम देखते हैं देश के अंदर ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने नारी को सशक्त करने का और उसको साथियों मजबूत करने का काम समय समय पर किया है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जब यह संकल्प उन्होंने व्यक्त किया तो उन्होंने विकसित भारत के लिए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। आदरणीय बहनों, हम सब जानते हैं कि ये इतिहास भी गवाह है और कहा भी गया है कि नारी की महिमा अपरंपार, नारी की महिमा अपरंपार, नारी ही है शक्ति का आधार। जिस घर होता नारी का सम्मान, वहीं बसते हैं साक्षात भगवान। ये बात कही भी गई है। नारी के प्रति श्रद्धा का यह भाव ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है। जो श्रद्धा का भाव है, जो बात भी कही गई है, ये ऐसे पैदा नहीं हुआ है। इसके पीछे नारियों द्वारा परिवार, समाज और देश के लिए किया गया योगदान वो शामिल है। हम सब जानते हैं, जननी और पालक तो वह है ही। सदियों से देश की अर्थव्यवस्था में भी उसकी बराबर की भूमिका रही है। देश की अर्थव्यवस्था में सदियों से बराबर की भूमिका रही है। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत
ये भारत कृषि प्रधान देश है, और जब ये कृषि प्रधान देश है तो इसमें खेती बाड़ी, कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग और यहां पर महिलाओं का इनमें योगदान प्राचीन काल से ही इसके साथ जुड़ करके रहा है। उन्होंने अपने परिश्रम से देश को सोने की चिड़िया बनाया है। यही नहीं, विविधता में भी महिलाएं बहुत आगे हैं। हमारी संस्कृति में हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति में गार्गी, मैत्रेयी और लोपा मुद्रा जैसी विदुषियों का उल्लेख भी मिलता है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तर्क से समाज को एक दिशा देने का काम किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब नारी को शिक्षा और सम्मान मिलता है तो वह देश व समाज को एक नई ऊंचाई देने का काम हमारी महिलाएं करती हैं। आदरणीय बहनों, राष्ट्र की रक्षा में भी महिलाओं की वीरता के गौरवशाली उदाहरण हैं। कौन नहीं जानता? ये आज के नहीं, प्राचीन समय के हैं। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट करके देखें तो हमें अनेक प्रेरणादायक उदाहरण महिलाओं के मिलते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वो मां होती है जो ऐसे सपूत को जन्म देती है जो समाज को, देश को एक दिशा देने का काम करता है। वो मां ही होती है जिसने जीजाबाई जैसी मां, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार और साहस देकर एक महान राष्ट्र नायक बनाने का काम वो मां ने ही किया है। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता? रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि नारी वीरता और पराक्रम की एक मिसाल है। ऐसी ही कितनी हमारी वीरांगनाएं हैं। यदि उनके नाम यहां हम चर्चा करें लंबा समय लग जाएगा। अभी बाहर में देख रहा था, बाहर वो लगी हुई है प्रदर्शनी के अंदर हर क्षेत्र में महिलाओं ने जो योगदान दिया है, भारत के तिरंगे को जिन्होंने ऊंचा उठाया है, भारत के सम्मान को जिन्होंने ऊंचा किया है, उन सब महिलाओं की तस्वीर, उनके कामों को भी उसमें बखान किया गया है। आदरणीय बहनों, आधुनिक काल में ही महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी बुद्धिमत्ता, दक्षता और क्षमता की उन्होंने धाक जमा करके रखी है। हर समय में आज महिलाएं ज्ञान विज्ञान के नए उभरते क्षेत्र हम देखते हैं, जैसे सूचना तकनीक, कंप्यूटर प्रबंधन, वास्तुशिल्प, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान में पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके आज हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। आज उद्योगों में भी उन्होंने, बड़े बड़े उद्योगों में भी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी और व्यापार समूहों में भी, वित्तीय संसाधनों के प्रबंधनों में भी, संचालन में अपनी प्रतिभा की हमारी महिलाएं छाप छोड़ रही हैं। आज जब देश की बेटियां स्टार्टअप चलाती हैं या वैज्ञानिक बनती हैं तो पूरे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। बहनों, नारी केवल एक व्यक्ति नहीं है,
नारी बल्कि एक संस्था के रूप में है। एक शिक्षित और सम्मानित नारी एक पूरे परिवार को शिक्षित और संस्कारित करती है। यदि एक मां संस्कारित है तो अपने पूरे बच्चों को संस्कार देने का काम नारी ही करती है। एक मजबूत परिवार एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। बहनों, इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनसेवा का दायित्व संभालते ही महिलाओं को की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सशक्तिकरण का ये बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि आज इस अवसर के ऊपर आप इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं और इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आपको विधानसभाएं हो चाहे लोकसभा हो, उनमें 33% आरक्षण देने का प्रयास उनका निरंतर जारी रहेगा। और मैं आपको एक और विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय मोदी जी हैं, जो बोलते हैं उसको तो करते ही हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी धरातल पर उतार देते हैं। यही नरेंद्र मोदी है। वे ऐसे भारत का, आदरणीय मोदी जी ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते हैं जहां नारी को अवसर मिले, अधिकार मिले, जहां हर बेटी अपने सपनों को साकार कर सके, हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं। मुझे खुशी है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। मैं 2 शब्द जरूर बोलना चाहूंगा। मत समझो कमजोरी से, यह शक्ति का स्वरूप है। मत समझो कमजोरी से, यह शक्ति का स्वरूप है। नारी से ही सजा हुआ जीवन का हर रूप है। जहां मिले सम्मान उसे, जहां मिले सम्मान उसे, वही सच्चा प्रकाश है। नारी के उत्थान में ही राष्ट्र का विकास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और एक मैं आज कुछ यहां पर बात भी कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी इतनी भारी संख्या में बेटियां भी हैं, महिलाएं यहां बैठी हैं, कि हमारा जो 300 पीएचडी महिला शोधकर्ताओं के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में मैं आज बोलता हूं। जो महिलाएं अपना स्टार्टअप लगा करके उद्यमी बनना चाहती हैं, जो बेटियां अपना स्टार्टअप लगा करके उद्यमी बनना चाहती हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर यूनिवर्सिटी द्वारा 5,000 रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में एआई का सेंटर ऑफ एक्सलेंसी अभी छोटे स्तर पर चल रहा है, उसका शीघ्र ही विस्तार कर दिया जाएगा। उसमें महिला प्रशिक्षकों को फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी। और इसी तरह महिलाएं सिविल सर्विसेज, जुडिशरी या बैंकिंग सर्विस इत्यादि में परीक्षाओं की तैयारी जो करना चाहेंगी, ऐसी सुपर हमारी 16 बेटियों महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी में कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी और उनको फीस में 50% की छूट दी जाएगी।
आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बातें जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया है, बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर अगर चर्चा करने लगे, मैं बिना इतने काम मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण में किए हैं कि हम लंबा समय उसके ऊपर बोल सकते हैं। बहुत सारे काम हैं। बेटियों को सशक्त करना, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ये आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। आज के इस अवसर पर जो ये महत्वपूर्ण आज का ये विषय सम्मेलन हुआ है, सशक्त नारी, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र, इसके लिए मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।